अगर हम गोदी मीडिया का बात करें तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे भारत देश को खराब करने में। क्यों है? क्योंकि वो इस तरह की न्यूज़ दिखाती है। कश्मीर में इतनी बुरी हार हुई इनकी। बात करें कि देश नहीं बिकने दूंगा, तो आपने ऐसा कौन सी चीज़ है जो बिकने से छोड़ी है? हमारा लाल किला आपने लीज पे दे दिया, हमारी जितने भी बैंक्स थे आप उनको नीलाम कर चुके, हमारी जो किसानी है आप उसको प्राइवेट कर रहे हैं, हमारे जितने भी स्टोर्स होते हैं आपने उनको अडानी अंबानी को दे दिया। आप जनता के सामने आइए, अपनी मन की बात में ये कहिए कि हमने ये सरकार अडानी अंबानी को सौंप दी है, अब हमारे बस का कुछ नहीं है। हम एक तरीके से कठपुतली की तरह काम कर रहे थे, अब वो भी नहीं करेंगे, अब सब कुछ ही उनका है। नाजायज़ लोग हैं वो जो इस तरह की बातें करते हैं अपनी ही देश की बेटी के लिए। अगर इनके भक्तगण निकल कर आते हैं तो ज़रा एक बार ये भी सोचिए कि आपकी बहन बेटी है। अगर आप अपनी बहन बेटी को भी ऐसा मानते हैं, फिर भी मैं कहूँगी कि इनकी जो गीदड़ भक्तियाँ हैं उनसे मैं नहीं डरती हूँ। सिख कम्युनिटी जो होती है ना, वो एक ऐसी, हमारा एक कम्युनिटी एक ऐसी है जो हमारे आज तक शहीद होती आई है। हमारे भारत को बचाने में हमारे भगत सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है। वो जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो आज तक हमारे सरदार भाइयों को कुर्बानी देने के नाम से जाना जाता है। अभी आपने देखा कि लाइन में कुछ लोग खड़े हुए थे, जिसमें देश के जवान और देश के किसान थे। लाइन में लग कर के वो लोग स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे थे, और वो खीर बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, मशहूर समाज सेवी नेहा भारती हैं, जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को खीर खिलाई। और मुझे भी अवसर मिला, सौभाग्य मिला कि मैंने भी उनके हाथों से खीर चखा। किसान आंदोलन चल रहा है सिंघू बॉर्डर पे, बुराड़ी के निरंकारी मैदान में मैं हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी दाहिनी तरफ छोटे छोटे कैंप बना करके लोग यहाँ पे आंदोलनरत हैं, और नेहा लगातार यहाँ पे आकर किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं। और जो कुछ भी उनको बनाना आता है बड़े तरीके से अपने घर पे बना के सुबह बड़े प्यार से लेके आती हैं, और किसान भाइयों को अपने हाथों से खिलाती हैं यहाँ पे। तो बड़ा ही आनंदित कर देने वाला वो क्षण होता है, और इनको भी ऊर्जा मिलती है। और नेहा तो खैर समाज सेवी हैं ही, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। नेहा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नेहा ने बहुत सारे मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। पूरे देश में वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो उनसे हम लोग देर ना करते हुए बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर मैं तारीफ़ करूंगा तो शायद मेरी डिक्शनरी जो है उसमें शब्द कम पड़ जाएंगे। तो नेहा, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेहा, यहाँ पे रात में आपने खीर बनाया, उसका लाइव किया, और सुबह के अवसर मिला कि हम लोग आप साथ में मिलकर आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो निरंकारी ग्राउंड में लोग मौजूद हैं, उनका किस तरह से आप हौसला अफजाई कर रही हैं और किस तरह से इनका मॉरल सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मैं गलत नीतियों पे तो हमेशा सरकार की बोलती आई हूँ, बट मुझे इस टाइम इस आंदोलन में ये लगा था कि शायद बोलना ही मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। बोलते तो सभी हैं, करता कौन है? बात ये है, घर पे बैठकर मुंह चलाने से, वीडियोस बनाने से शायद वो मेरे लिए कोई एक्टिविज्म नहीं था, या फिर मेरे लिए कोई समाज सेवा का काम नहीं था। जी बिल्कुल। हमने सिर्फ अपनी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़, पर जब ये वाला आंदोलन आया तो मेरे दिल में एक सवाल उठा कि जो लोग मदद कर रहे हैं उनमें से हम क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं आ सकते? और ये तो हमारा फ़र्ज़ है। इस टाइम ही हमें दिखाना है कि हमारे अन्नदाता हमारे लिए क्या है, कितनी अहमियत रखते हैं। तो तभी मैंने सोचा, अपने पापा मम्मी से बात करी घर पे। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है आज तक, हमेशा हर चीज़ में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैंने उनसे बोला ये करूँगी, तब उन्होंने मेरा साथ दिया। रात हो जाती है यहाँ पर, हम रात तक सिंघू बॉर्डर भी रहते हैं, वो कभी मना नहीं करते मुझे, साथ दिया। शायद मैं अपने माँ बाप की वजह से आज यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे इतनी हौसला अफजाई करी मेरी कि ठीक है आप जाइए, मेरे साथ ब्रेड पकौड़े बनवाए। तो जिस दिन पहली बार यहाँ पर लेकर आई थी तो सबको बहुत अच्छे लगे थे, सब बहुत खुश हुए थे खा के। खीर भी बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने खुद खाया। बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी मेरे मम्मी पापा, हमने रात को मिलकर ही बनाई थी, अपने ही घर पे बनाई हुई खीर है। तो आज सबको खीर भी बहुत अच्छी लगी। तो बड़ी खुशी होती है सब देख कर के, जो लोग आज तक हमें खिलाते आए हैं, एक छोटा सा हमें मौका मिला है अपने हाथों से उनको कुछ खिलाने का। तो इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ, और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक हम यहाँ पर आएंगे और जितना हो सकेगा उतना करेंगे हम। खीर तो हम सभी ने खाई, उसका आनंद सभी ने लिया, स्वादिष्ट है। आप एक बार दिखा दें, दाहिनी तरफ खीर अभी भी बट रही है। खीर तो हम सभी ने खाई, उसका आनंद सभी ले रहे हैं। लेकिन जो किसान भाइयों की पीर है, जो दर्द है, उनकी पीड़ा है, मोदी सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रही? मोदी सरकार को कभी दिखाई ही नहीं देता है। एक्चुअली सरकार
जिसने आज तक किसी आंदोलन में नहीं देखा, किसी आंदोलन में कुछ सुना नहीं। हम शाहीन बाग की बात करें, वो बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ था, पर उस आंदोलन को भी बहुत ही आसानी से इन्होंने दबा दिया। कोरोना का इन्होंने एक तरीके से नाटक रचा वहाँ पे और उसको हटा दिया। उसके बाद देखिए अभी कोरोना सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अभी इन्होंने एक और न्यूज़ चली है कि कोरोना की लहर आने वाली है, क्योंकि इनकी पीछे से प्री प्लानिंग होता है सब कुछ। बात कर रहे हैं हम एमएसपी की, तो एमएसपी आप देखिए, एमएसपी हटाना ही सब कुछ नहीं है। आप 6% एमएसपी जो होता है वो तो कम से कम आप हटा देंगे, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जो अडानी अंबानी की जो कंपनीज हैं, जो सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, उसको भी किसानों के साथ मिलाकर, जब ये एमएसपी हट जाएगा, किसानों के साथ मिलाकर जो उनको टैक्स देना पड़ता है, वो किसानी की वजह से उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ये इनकी प्री प्लानिंग ये चल रही है कि जो इतना मोटा टैक्स अंबानी अडानी को देना पड़ता है, वो पूरा का पूरा टैक्स उन पर सर हट जाएगा। और जो हमारे किसान भाइयों को आज थोड़ा सा 6%, 94% तो वैसे भी वो लोग प्राइवेट में ही बेचते हैं, जो 6% हमारी सरकार खरीदती है वो भी ना खरीद के सब कुछ, देखिए अभी फोटोज़ वायरल हो रही हैं जियो के गेहूं की वो पॉकेट्स तैयार हो चुकी है। पंजाब में उन्होंने अपने खदान जो होते हैं, पूरे स्टोर जो होते हैं, वो खरीदने स्टार्ट कर दिए हैं, उन पे बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है। तो ये सब देखते हुए एक तरीके से ये लगता है कि सरकार आखिर है ही क्यों। आप जनता के सामने आइए, अपनी मन की बात में ये कहिए कि हमने ये सरकार अडानी अंबानी को सौंप दी है, अब हमारे बस का कुछ नहीं है, हम एक तरीके से कठपुतली की तरह काम कर रहे थे, अब वो भी नहीं करेंगे, अब सब कुछ ही उनका है। हमारी जितने भी बैंक से, हमारे एयरवेज से, हमारी किसानी इन्होंने बेच दी, हमारी किसानी को भी प्राइवेट करना चाह रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये आंदोलन हमारी ज़िंदगी का शायद आखिरी आंदोलन होगा। इसी आंदोलन से हमारी ज़िंदगी तय करेंगे हम कि ये आंदोलन रहा, आगे चला तो हम बचेंगे, वरना अगर ये आंदोलन ख़त्म हो जाता है, इस आंदोलन को हमारे किसान भाई रोक देते हैं, जो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगी सारे किसान भाइयों से कि प्लीज़ ना रोके इस आंदोलन को, जब तक चल रहा है हम साथ हैं सब। अगर ये आंदोलन रुक गया तो हर आंदोलन को इसी तरह से आगे दबा दिया जाएगा, क्योंकि ये शायद अभी तक का सबसे मजबूत आंदोलन साबित हुआ। क्या लग रहा है जो किसान भाई जगह जगह बैठे हैं, जैसे सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, चिल्ला बॉर्डर पे हैं, अन्य जगहों पे हैं, तो क्या मजबूती की क्या बात करें? अगर जैसे शाहीन बाग की आपने बात करी, वहाँ पे डाइवर्ट करके या जैसे भी कुचल दिया गया, उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया, तो यहाँ की मजबूती क्या देखती हैं? क्योंकि मैंने कल बात किया है सिंगू बॉर्डर के किसानों से, वो कह रहे हैं कि 6 साल भी लगे तो हम डटे रहेंगे। बिल्कुल, मतलब वो हौसला, वो मतलब यहाँ पर मैं आती हूँ ना, मैं अपने घर को भूल जाती हूँ यहाँ पर आके, मुझे घर की याद ही नहीं आती, ऐसा लगता है मतलब एकदम अपने पेरेंट्स जैसी फील आती है यहाँ पर, मुझे इतना प्यार मिलता है। तो उन लोगों की मजबूती देखकर इतना हौसला बढ़ता है। देखिए पहले दिन में आई, उन लोगों का हौसला देखकर मुझ में दूसरा तीसरा दिन अंदर से आया कि मैं रोज़ आऊँगी यहाँ पर, रोज़ करूँगी। तो उनका हौसला इतना बुलंद है कि ये बिकाऊ सरकार जो है अडानी अंबानी की, वो तो खैर इनको कभी नहीं गिरा सकती, कभी भी नहीं गिरा सकती, कभी इस आंदोलन को नहीं कुचल सकती। पिछले आंदोलनों को आपने बिरयानी का नाम देकर, बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाकर, 500 रुपये का इल्ज़ाम लगाकर, बहुत ही घटिया तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो किया वो सबके सामने है। पर ये जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी जो निकल कर आई है, उनके साथ जो मुस्लिम भाई भी सारे साथ जुड़े हैं, दलित हो गए, मुस्लिम हो गए, इनफैक्ट हिंदू भी साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के हम साथ देखें तो इतना जुटता आ गई है अब इस आंदोलन में कि इस आंदोलन को कोई नहीं हटा सकता। आंदोलन को कोई हटा नहीं सकता। बिल्कुल, 6 साल नहीं, हमें शायद अब 60 साल भी लगे तो हम इनके साथ है, जब तक हमारी उम्र है, जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक हम इनके साथ है। किसान भाइयों से मैं बात कर रहा था नेहा, उन्होंने कहा कि रकाबगंज के गुरुद्वारे में जाते हैं साहब, हमारे बीच में नहीं आते, समस्या हमारी है, वहाँ मत्था टेकने से क्या होगा, हमारे पास आके बात क्यों नहीं करते? देखिए रकाबगंज इन्होंने मध्य प्रदेश के कुछ किसान ढूंढ लिए, और किसान भी नहीं होते मेरे ख्याल तो, शायद अपने ही लोगों को ये पग पहनाकर बैठा देते हैं, उसके बाद एक ढोंग रचा जाता है वहाँ पे कि किसान भाई हमारे साथ हैं। बट में जो किसान भाई हैं, आप यहाँ आकर देखिए कि क्या हालात है उनकी। बहुत बुजुर्ग लोग हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे भारत के लिए, अपनी खेती के लिए, हमारे लिए शहीद हो रहे हैं वो लोग, आपको वो नहीं दिख रहे। और रकाबगंज में जो भी हुआ वो एक तरीके से इतना ज़बरदस्त चाटा था हमारी इस केंद्र सरकार पे, जो उस टाइम वहाँ पर कालीन, जो आज तक के इतिहास में कालीन कभी नहीं हटाया गया, वो विरोध में कालीन हटाया गया ताकि वो नंगे पैर आए, और पूरी ज़मीन बहुत ठंडी होती है रकाबगंज की, कि उस ठंडी ज़मीन से वो गुजरे। तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन वहाँ पर किया गया, और
उस टाइम जो हमारे अरदास जब वहाँ पर होती है, जब उस टाइम हो रही थी, वो हाथ जोड़कर खड़े थे। वो उन्होंने बोला था ना, सब चंगा सी एक करके बोला था अपने आप को। मतलब जहाँ पे भी जाते हैं उस तरह का अपना भेष एक तरीके से ढोंग रचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ का भेष ले लेते हैं, पगड़ी पहनकर चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं आता। तो जिस तरह से वहाँ पे विरोध करा गया वो बहुत ही अच्छा था। और हर सिख भाई से, हर मुस्लिम भाई से, दलित भाई से, हिंदू भाई से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ किसानों के साथ जुड़िए, इनके आंदोलन को और मजबूत बनाइए। वैसे मुझे लगता नहीं आंदोलन अब मजबूत बनने का किसी का मोहताज है, पर फिर भी जितना भी हो सकता है आप आइए, आंदोलन में जुड़िए और ज़्यादा मजबूत बनाइए। बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र के हों या प्रदेश सरकार के हों, जैसे अभी गुजरात के मंत्री रहे हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि किसान कम हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओइस्ट और लेफ्टिस्ट हैं उसमें, और खालिस्तान की बात हो रही, टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हो गई। तो ये जो डाइवर्जन का गेम प्लान चल रहा है उस पे लेकर क्या कहना? टुकड़े टुकड़े तो गैंग आप हैं असलियत में। आपने ही सबको बांटा है आज तक। आप हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराएंगे, आप सिख मुस्लिम का झगड़ा कराएंगे, पर शाहीन बाग में वो एकता दिख गई, शाहीन बाग के बाद वो एकता यहाँ दिखी। और जिस तरह से हमारे भारत में डेमोक्रेटिक कंट्री जिसे कहा जाता है, लोकतांत्रिक कंट्री, वो हमें अब पता चलेगा क्योंकि सब मिलकर साथ आए हैं। और धर्मनिरपेक्ष जो हमारे भारत को कहा जाता है, वो धर्मनिरपेक्ष इस आंदोलन से साबित हुआ कि इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर एक साथ, जब हम शाहीन बाग में देख रहे थे तो एक वहाँ पर जिन्होंने लंगर लगाया था वो सिख कम्युनिटी से थे। उन्होंने अपनी जायदाद बेचकर, अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर वहाँ पर लंगर लगाया था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो रात को हमारे पूरे मुस्लिम भाई सिख भाइयों के साथ मिलकर उनके लिए रात को कॉफ़ी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त भी यहाँ पर आए हैं, वो पूरी रात वहाँ पर कॉफ़ी लगाते हैं। तो इस तरह से हमें एका दिखा। तो धर्मनिरपेक्ष देश ये था, ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये धर्मनिरपेक्ष देश था, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर साथ रहते हैं, अभी भी साथ मिलकर रहेंगे। और ये आंदोलन इसीलिए एक मजबूत आंदोलन है और आगे जब तक ये बढ़ता रहेगा और मजबूत होता रहेगा। आपको क्या लगता है कि अब सरकार के खिलाफ जो लोग बटे हुए थे, टुकड़ों में बटे हुए थे, वो सब एक हो रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग अपने आप करना चाहती है। देखिए, कोई भी गैंग बना देते हैं, इनके लिए पता नहीं कौन सा नाम आ गया है गैंग का। अगर वहाँ पे देखिए अभी कश्मीर में चुनाव हुए, कश्मीर में इनके खूब गाने लगे, ये गुपकार गैंग उसका नाम रख दिया, क्योंकि वहाँ पे ज़रा सी मीटिंग हुई तो उसका गैंग नाम रख दिया। टुकड़े टुकड़े गैंग नाम रख देते हैं, अवार्ड वापसी गैंग नाम रख देते हैं, और इस तरह से हमारी मीडिया उनको चलाती है। अगर हम गोदी मीडिया का बात करें तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे भारत देश को ख़राब करने में। क्यों है? क्योंकि वो इस तरह की न्यूज़ दिखाती है। कश्मीर में इतनी बुरी हार हुई इनकी, इन्होंने 370 हटा दी वहाँ से, उसके बावजूद इनकी बहुत बड़ी बुरी हार हुई जम्मू जहाँ पर इन्होंने अपने पूरी राजनीति खेली, जहाँ पे अपने हिंदू भाई करके उनको बेवकूफ़ बनाया। कौन सा हिंदू जम्मू में बच गया 370 के बाद? होगा कश्मीरी भाई, पंडित भाई को नहीं बसाया होगा। और अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारी मीडिया दिखा रही है इनकी बहुत बड़ी जीत। 140 सीटों में से आप 3 सीटें ले आते हैं, वो बहुत बड़ी जीत होती है आपकी। मतलब इस तरह से हमारी गोदी मीडिया की गैंग का नाम देकर, और अगर आप कहते हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, अगर आपने कोशिश भी करी उनको मिलकर रहने की, अगर कहते हैं ना, एक जो हम बॉक्स से बॉक्स खेलते हैं पूरा और सारे मिलते हैं तभी वो पूरा बॉक्स तैयार होता है, वो बॉक्स अब हमारा तैयार हो गया है इस आंदोलन से। और हम सब एक है और आगे मिलकर, इनके रमेश विधुड़ी ने जो कहा, साउथ दिल्ली से वो सांसद हैं, भारत और दिल्ली में जीते हैं वो, उन्होंने बहुत ही अश्लील टिप्पणी करी हमारे किसान भाइयों पे, बहुत ही गंदी गाली बकी उनको। तो मुझे लगता है कि आपके जो भक्तगण हैं, आपके जो नेता हैं, आपके सांसद हैं, आपके एमएलए हैं, वो सब इतनी बुरी तरह बौखला गए हैं इस आंदोलन को देखकर। आपकी जो मन है वो इस तरह बौखला गई कि आपके मुंह से गालियां निकलनी हमारे किसानों के लिए शुरू हो गई है। अब आप जब हमारे किसानों को गंदी गंदी गालियां देंगे तो हम उस सरकार से कभी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे भारत के किसान भाइयों के लिए कुछ सोचेंगी। तो बिल्कुल साफ साफ दृश्य यहाँ पर दिखता है और इसी तरह से आगे आने वाले टाइम में ये आंदोलन बढ़ेगा और बहुत अच्छे से ऊपर। आपसे सवाल लूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ। अक्सर ये बात हुई है लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी की एक बड़ी ही टैगलाइन है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं, निजीकरण करते जा रहे हैं। किसानों को क्या खौफ है आपके? नहीं बिकने दूंगा, ये तो उनकी जुमलेबाजी है, वो चलती रहती है। और उस आदमी को हम सीरियस ना ले तो ठीक होगा, क्योंकि वो
मजबूरी है उनकी, पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, एक तो मतलब अनपढ़ हैं शायद, तो उनको शायद पढ़े लिखों की तरह बात भी करनी नहीं आती है। चाय बेची है आज तक, वैसे चाय बेचने का तो ढोंग है, वो भी आरएसएस की आखिर नौकरी करी है उन्होंने, आरएसएस की नौकरी कर करके वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो उस इंसान की हम बात सीरियस ना ले तो तभी ठीक होगा। और हम बात करें कि देश नहीं बिकने दूंगा, तो आपने ऐसा कौन सी चीज़ है जो बिकने से छोड़ी है? हमारा लाल किला आपने लीज पे दे दिया, हमारी जितने भी बैंक्स थे आप उनको नीलाम कर चुके, हमारी जो किसानी है आप उसको प्राइवेट कर रहे हैं, हमारे जितने भी स्टोर्स होते हैं आपने उनको अडानी अंबानी को दे दिया, हमारी जितनी भी कंपनीज होती हैं, जो फॉर्चून हो गया, जो जियो हो गया, मोबाइल का देख लें, हम जूते चप्पलों में देख लें, मतलब यहाँ तक कि हम भेष में देख लें आप अपनी, तो हमारे वो जो क्या कहते हैं रामदेव बाबा, उन्होंने अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दिया, वो भी मोदी भक्त है बहुत तगड़े। अब उनको नहीं दिख रहा, जब वो सलवार पहनकर वहाँ से भागे थे, एक आंदोलन, वही एक आंदोलन सही था, वही आंदोलन बढ़िया था। अब यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है हमारे किसान भाइयों के साथ, एक बार वो झांके भी नहीं है, एक बार उन्होंने अपना एक तरीके से स्टेटमेंट में नहीं दी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बहुत गलत बात है ये, अगर आप इस तरह से कह रहे हैं देश बेचने नहीं दूंगा, सब कुछ बेच दिया है अब आपने। हमारी किसानी बाकी है, हम उसके कभी नहीं बिकने देंगे, उसको कभी प्राइवेट नहीं होने देंगे। इसीलिए सब किसान भाई आज दिल्ली में रहने पे मजबूर हैं। कोई नहीं चाहता कि हम इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़े हमें, पर फिर भी वो कर रहे हैं तो देखकर बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं आज साथ जुड़ी हूँ और रोज़ इसीलिए साथ जुड़ती हूँ ताकि इनका हौसला बढ़ा सकूँ, अपना थोड़ा सा देकर इनका हौसला बढ़ा सकूँ, क्योंकि उनको भी बहुत खुशी होती है ये देख कर के हमारे साथ आज यूथ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जुड़ती हूँ। भले ही दिन में धूप निकली हुई है, गर्मी का हल्का हल्का एहसास हो रहा है, लेकिन रात में ठंडी का मौसम है, सर्द रातों में किसान यहाँ रहते हैं। मोदी सरकार ज़बरदस्ती किसानों को क्यों खुशहाल बनाना चाहती है? किसान विरोध कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में, उनके कानून में गलती है, खराबी है, तो मोदी सरकार क्यों ज़बरदस्ती तुली हुई है? ये सवाल आप इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो लोग मिलते नहीं बताने के लिए। ज़बरदस्ती तुली हुई, देखिए इसका अपने उनको जो इनके बताओ, इनके अन्नदाता, जो इनके अन्नदाता कौन है? अडानी अंबानी। इनको अपने अन्नदाता के लिए कर रहे हैं, खाने के लिए रोटी, जो इनके लिए बड़ी बड़ी कर, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये बात करें इस टाइम कि ये सब क्यों अड़े हुए हैं, देखिए ये कानून है, लोगों को नहीं पसंद है वापस ले लीजिए। आप इंसान को प्यार से भी जीत सकते हैं, राजनीति तो सब ही करते हैं, आप राजनीति करने के लिए उतने हैं, ठीक है। बीच में आपको रोक रहा हूँ, जनता की सरकार बोलते तो जनता की क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर तो, अपनी हट जनता पे क्यों अड़े हुए हैं? वही बात है कि आप जनता की सरकार हैं। देखिए सरकारें पुरानी भी रही हैं, इन सरकारें जो हैं वो राजनीति करती है और राजनीति जो होती है वो गंदी ही होती है, हमें मालूम है। पर राजनीति में बहुत से अच्छे लोग भी जुड़े हैं जिन्होंने अच्छा काम करके लोगों का दिल जीता है, उसके बाद सरकार बनाई है अपनी, ऐसे भी लोग रहे हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पर इस तरह से करेंगे तो अडानी अंबानी के पास पैसा कहाँ से जाएगा? जो हज़ारों करोड़ रुपए उनकी रैलियों में लग रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? जो कंपनीज जो हैं, हमारी प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट कैसे होगी, और जो हमारी सरकारी कंपनी है उनको प्राइवेट कैसे किया जाएगा, और वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? देखिए उनके अडानी अंबानी के अंदर इतनी भूख है पैसों की कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे भारत का पैसा, कहा जाता है कि हमारे भारत में टोटल जितना पैसा है वो हमारे भारत में 30 लोग, उसका 70% हमारे भारत में 30 लोगों के पास है, सिर्फ 30 लोगों के पास, उनमें से अडानी अंबानी भी आते हैं। तो अगर इसी तरह हम देख रहे हैं उनके अंदर इतनी पैसों की भूख है, तो वो जनाब जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हो गए, या हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो गए, सब हो गए मिलकर उनका पेट भरने के लिए सब कर रहे हैं। तो उसी के वजह से ये अड़े हुए हैं इस कानून को पीछे हटाने के लिए, ताकि हम किसानी को प्राइवेट कर सके, और प्राइवेट कर सके जितना भी उनका टैक्स जो चीज़ों पर लगता है, जितनी भी कंपनीज उनकी बनाती हैं उस पर से वो टैक्स हटा दिया जाए, वो इनकम टैक्स मुफ्त कंपनियाँ हो जाए, जैसे फॉर्चून है, जितनी भी सोयाबीन से चीज़ें बनती हैं वो सब वही बनाते हैं लोग। तो मैं तो यही कहूँगी कि जियो का भी विरोध करिए, और जो ये फॉर्चून है उसका भी विरोध करिए। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा बनाती हैं और आपको उससे फ़ायदा भी हो सकता है, उनका उपयोग करिए। और जितनी भी चीज़ें हैं आप एक बार चेक करिए अडानी अंबानी की, उनमें से कौन सी चीज़ है उसका विरोध करिए, क्योंकि पैसों की चोट उनके लिए सबसे बड़ी चोट है। और यही सबसे बड़ा हमारे पास एक उपाय है। पंजाब में तो बसेस भी चलने लग गई है कि अगर आप जियो पोर्ट कराओगे तो आपको 15 दिन मुफ्त सर्विस मिलेगी हमारे बस की। तो इसी तरह से आप करिए और आइए हमारे साथ, खीर खाइए, खीर का मज़ा लीजिए। हम रोज़ कुछ ना कुछ मज़ा लाते। और वो जियो पोर्टिंग वाला जो मामला चल रहा है काफ़ी करोड़ के पार चला गया है, तो कोर्ट में भी चले गए थे अंबानी। खैर वो मसला अलग का है। एक छोटा सा सवाल है, आपको लगता है कि सबसे पंगा लेते लेते मोदी ने किसानों से पंगा लेके गलती?
बहुत बड़ी गलती है जनाब की, बहुत बड़ी गलती है। अभी तक इन्होंने सबको हल्के में, देखिए सिख कम्युनिटी जो होती है ना, वो एक ऐसी, हमारा एक कम्युनिटी एक ऐसी है जो हमारे आज तक शहीद होती आई है। हमारे भारत को बचाने में हमारे भगत सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है। वो जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो आज तक हमारे सरदार भाइयों को कुर्बानी देने के नाम से जाना जाता है। तो आपने हमारे सिख भाइयों से सबसे पहले, अब तो सब जुड़ गए हैं, पर सबसे पहले जहाँ से हमारे पंजाब से सिख भाई खड़े हुए, वहाँ से उनसे पंगा लेकर बहुत ही बड़ा एक तरीके से हथौड़ा अपने सर पे मारा है, जो आगे जाकर और बजने वाला है। तो मोदी जी, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, डरिए मत, आपको वो कुछ करेंगे नहीं। आपने सारे बॉडीगार्ड्स अपने हटा दिए, जो भी किया आपने, आप डरिए मत, वो ऐसे लोग हैं नहीं, वो कुर्बान होते आए हैं अपने देश के लिए, आपका कुछ करेंगे नहीं। आप डरिए मत, प्यार से उनकी बात सुनिए, और जो कानून आपने बेतुके बनाए हैं उनको वापस लीजिए, ताकि ये लोग अपने घर जा सके, हम लोग अपने घर रह सके, और सब की जो ज़िंदगी है वो खुशहाली से बीत सके। एक आखिरी सवाल है मेरा, ये आम जन से भी जुड़ा हुआ सवाल है, सिर्फ किसानों की बात नहीं है। किसान की फसल जब स्टोरेज ज़्यादा करेंगे अडानी अंबानी, तो नुकसान आम जन का होगा, महंगे दामों पे ख़रीदना पड़ेगा उनको। एक मेरा ये सवाल है, ये आम जन का सवाल है, तो आम जन से क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि इस आंदोलन को और धार दिया जाए और मजबूती आए? और साथ ही आप बाकी से राय रखती हैं विभिन्न मुद्दों पे, चाहे वो गैंगरेप वगैरह के हों, या आपको तमाम तरह के थ्रेट्स मिलती रहती, धमकियां मिलती रहती हैं, तो डर नहीं लगता? ये दो सवाल एक साथ हैं। पहले क्या देना चाहेंगे? संदेश सबसे पहले हाथ जोड़ के मेरा सभी दिल्ली वासियों से, या हमारे जितने भी राज्य हैं हमारे, सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वक्त है हमारे अन्नदाताओं का साथ देने का, यही वक्त है अपने पेट को बचाने का। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, अपने अन्नदाताओं को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने घरों से निकलिए, क्योंकि अगर आज घरों से नहीं निकले तो आने वाला कल आपकी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अपने घरों से बाहर निकलिए, जितना हो सकता है हमारे किसान भाइयों के साथ जुड़िए, उनकी हौसला अफजाई करिए, उनके लिए खाना बना के लेकर आइए। वो पूरे दिन यहाँ पर सुबह से शाम तक, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, खाना बनाते हैं अपने लिए, यहाँ की सफाई वफाई सब कुछ वो खुद करते हैं। और ख़ासकर हमारा यूथ जो बाहर निकल के नहीं आ रहा है, किसी डर के वजह से, लड़कियाँ किसी डर के वजह से बाहर नहीं आ रही कि हमारे पास केस लग जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, तो जाने दीजिए उसको। इसको आप पे 1 लगेगा 2 लगेगा, कोई बात नहीं, लगने दीजिए, पर आने वाली जब आप तिल तिल करके मरेंगे, उससे बढ़िया है कि एक पल यहाँ पर आकर अपना साथ दीजिए। और जब ज़्यादा संख्या में लोग होंगे तो उनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं मुझे डर नहीं लगता, तो डर किसी चीज़ का है ही नहीं मुझे। क्यों नहीं? क्योंकि अगर डर गई तो मैं समाज में रह ही नहीं सकती। लड़की हूँ ना, लड़का नहीं हूँ। लड़की हूँ, सब कहते हैं डर के रहो, घर से नहीं निकलो। मेरे माँ बाप ने कभी नहीं कहा, मुझे कभी नहीं कहा मेरे माँ बाप ने। उन्होंने कहा जहाँ जाना है, जैसे जाना है जाओ, जो करना है करो। बहुत मेरे माँ बाप एक, मतलब मुझे अच्छा लगता है, कई बार सोचती हूँ कि इतना प्राउड फील होता है मुझे अपने ऊपर कि मैं उनकी औलाद हूँ। क्योंकि जब मैं रात को घर पे, कई बार ऐसा होता है कि रात को 2-3 बज जाते हैं घर पे जाने में, पर वो उनका एक भी सवाल नहीं होता कि क्यों लेट आई हो। उनको पता है कि मेरी बेटी जा रही है, कुछ अच्छा ही कर आएगी, कुछ गलत नहीं करेगी। तो इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। और बात रही कि FIR की, धमकियों की, तो धमकियाँ तो मुझे ऐसी आई हैं कि लोग रेप को भी डिस्क्राइब कर देते हैं मेरे लिए, कि बलात्कार करेंगे तो वो भी इस तरह करा जाएगा तेरा। तो उन छोटी धमकियों से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है एक तरीके से वो नामर्दी है लोगों की, नाजायज़ लोग हैं वो जो इस तरह की बातें करते हैं अपनी ही देश की बेटी के लिए। अगर इनकी भक्तगण निकल कर आते हैं तो ज़रा एक बार ये भी सोचिए कि आपकी बहन बेटी है। अगर आप अपनी बहन बेटी को भी ऐसा मानते हैं, फिर भी मैं कहूँगी कि इनकी जो गीदड़ भपकियाँ हैं उनसे मैं नहीं डरती हूँ। और हर एक लड़की को मेरा यही एक तरीके से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जुड़िए मेरे साथ। और लड़कियाँ बहुत कम दिख रही हैं इस आंदोलन में, तो क्योंकि मैं, देखिए अब यहाँ पर सब है कि मैं एक ही अकेली ही लड़की हूँ, पर निकलिए लड़कियाँ, निकलें इस आंदोलन में, बाहर आइए और गीदड़ भपकियों से नहीं डरिए, क्योंकि ऐसे गीदड़ भपकियाँ बहुत मिलती हैं, उससे रुका नहीं जाता, उससे और आगे कदम बढ़ाया जाता है। इसी तरह से मैंने आगे कदम बढ़ाया और मेरा डर हल्के हल्के, जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, डर ख़त्म होता जा रहा है, कहीं ना कहीं डर ख़त्म होता जा रहा है। नेहा भारत की बहादुर बेटी हैं और नेहा को डरना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का हर वो सच्चा इंसान, हर वो अच्छा इंसान जिसके दिल में ज़रा भी अच्छाई है, जिसके दिल में ज़रा सी सच्चाई है, वो नेहा का ज़रूर समर्थन करेगा। नेहा जैसी भारत की बहादुर बेटियों का
ऐसी बहादुर बहनों का सपोर्ट जरूर करेगा। हमारी भी शुभकामनाएं नेहा के साथ हैं और तमाम लोगों से हमारा भी निवेदन है कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इन्हें कहीं से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इस देश में इस तरह की बहादुर बेटियां रहेंगी तब तक किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। नेहा ने कॉरपोरेट जगत से लेकर के मोदी सरकार को भी स्पष्ट बता दिया है कि मोदी जी ने गलत जगह पंगा ले लिया है। जितनी जल्दी हो सके वो इस किसान बिल को वापस लेकर के अपनी गलती को सुधार ले, वरना आने वाला समय बहुत ही बुरा साबित होने वाला है उनके लिए। नेहा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।